नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। नीति शास्त्र में हमारे टॉपिक अभिवृत्ति अर्थात एटीट्यूड पर हम चर्चा कर रहे थे और पिछली 2 कक्षाओं में हमने उसमें काफ़ी कुछ कवर किया है। तो मैंने अभिवृत्ति आपको समझाया, ठीक है। आज की कक्षा में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है आचरण, ठीक है। आचरण पर आज हम बात करेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रशासकों का आचरण, मूल्य एवं राजनीतिक अभिवृत्ति, ठीक है। यहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप सोचेंगे कि यहां प्रशासकों के आचरण की बात की जा रही है, जबकि ये सही नहीं है। यहां पर ये जो उपयोग यहां पर किया गया है शब्द का, ये गलत किया है। दरअसल ये आचरण अलग टर्म है अगर आप अंग्रेजी मीडियम में देखेंगे तो, और प्रशासकों में मूल्य और राजनीतिक अभिवृत्ति ये एक अलग टॉपिक है। तो प्रशासकों का आचरण यहां पर गलत जोड़ दिया गया है, जो मैं आपको दिखा सकता हूं एक्चुअल में ये कैसे होना चाहिए था। जस्ट अ मिनट। यहां देखिए, ये हमारा इंग्लिश वर्जन है इसका। तो इस इंग्लिश वर्जन में आप देख सकते हो यहां पर दे रखा है रिलेशनशिप्स बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर को बिल्कुल अलग दिया हुआ है। फिर उसके बाद में है मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ये अलग है, जबकि बिहेवियर जो है अभिवृत्ति का एक पक्ष है, वो बिहेवियर जो है किस तरह से प्रदर्शित होता है और उसका निर्धारण कैसे होता है वो एक अलग टॉपिक के रूप में यहां पर है। तो आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर के बारे में कि कैसे एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक संबंध है और किस तरह से इसका निर्धारण जो है वो होता है। तो चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो जो कुछ हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हमने शुरुआत की थी अभिवृत्ति की परिभाषा के साथ में, हमने उसकी परिभाषा समझी। उसके बाद में हमने अभिवृत्ति के तीनों घटक देखे। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसमें था आपके अभिवृत्ति का विकास, जो टॉपिक हमने पिछली क्लास में कवर किए। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, अभिवृत्ति का विकास, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक हमने इसमें कवर किया था कल, वो था अभिवृत्ति के प्रकार। तो ये 2 टॉपिक जो है हमने कवर अप कर लिए हैं। आज की कक्षा में जो टॉपिक हम पूरा करने वाले हैं वो है व्यवहार, ठीक है, जिसके लिए शब्द प्रयोग किया गया आचरण। वैसे आचरण शब्द का मतलब होता है कंडक्ट, यहां व्यवहार का मतलब है बिहेवियर। तो जो इंग्लिश मीडियम है उसमें बिहेवियर लिखा हुआ है, तो हिंदी में जो आचरण शब्द प्रयोग किया गया है ये एक्चुअल में सही ट्रांसलेशन नहीं है। सही ट्रांसलेशन इसका क्या होगा? व्यवहार, ठीक है। तो व्यवहार यहां पर सही ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो व्यवहार आचरण के साथ अभिवृत्ति का संबंध, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है व्यवहार आचरण के साथ अभिवृत्ति का संबंध, ये हम देखेंगे। और इसके बाद में अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा नैतिक, ठीक है। जैसा कि मूल्य लिखा हुआ है वहां पर, तो नैतिक मूल्य या नैतिक लिख सकते हैं हम, तथा राजनीतिक अभिवृत्ति। फिर इसमें एक आपका टॉपिक बचता है सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। तो वो मैं जब आपको पूरे प्रशासनिक मूल्यों के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके पेपर 3 का हिस्सा है लोक प्रशासन का, तो वो टॉपिक भी हम यहीं पर कवर अप कर लेंगे क्योंकि वो अलग नहीं है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका जो लास्ट वाला टॉपिक है जो दार्शनिक आधार सत्यनिष्ठा का है उस पर हम तब चर्चा वहां पर कर लेंगे। तो अभी के लिए हमने ये वाला टॉपिक पूरा कर लिया और ये कर लिया। अभी हम व्यवहार आचरण के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभिवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध है। एक और हमारे पास अभिवृत्ति है, ठीक है, और दूसरी ओर हमारे पास व्यवहार है। तो दोनों में संबंध को जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले कि दोनों में क्या संबंध है। देखिए मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं कि हमारा जो अभिवृत्ति है उसमें 3 घटक प्रमुखता से विद्यमान होते हैं।
और ये तीनों घटक मिलकर के ही किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति को पूर्ण कर पाते हैं। अर्थात जो भी सामने व्यक्ति है वो आपका क्या एटीट्यूड है इसको तभी समझ पाएगा जब आप इन तीनों घटकों का प्रदर्शन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति जो है एक तरह से एक व्यापक अवधारणा के रूप में है, और अभिवृत्ति का जो प्रकट रूप होता है, जो बाहरी रूप में आप दर्शाते हैं, ठीक है, वो आपका दरअसल व्यवहार है। तो आपकी जो आंतरिक अभिवृत्ति है उसका बाह्य प्रदर्शन ही एक तरह से व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। हम इन्हें दो टर्म से समझ सकते हैं आसानी से। पहली टर्म है हम क्या सोचते हैं, ठीक है। पहली टर्म हम बोलेंगे हम क्या सोचते हैं। हमारे दिमाग में हम जो भी सोचते हैं, ठीक है, जो हम पसंद करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति। तो एक और अभिवृत्ति ये पक्ष है व्यक्ति का कि वो क्या सोचता है। आपके दिमाग में जो कुछ चलता रहता है, जो कुछ जानकारी आपको होती है और जिस चीज को आप पसंद करते हैं, वो आपका अभिवृत्ति पक्ष होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है, या बोले हम जो करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो आपके दिमाग में चल रहा हो वही आप करेंगे, ठीक है। जब हम व्यवहार करते हैं तो दरअसल कई बार ये व्यवहार हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे मानदंड, हमारी पसंद नापसंद के अनुकूल भी हो सकता है या प्रतिकूल भी हो सकता है। क्लियर है। तो हमारा व्यवहार जो है वो है जो हम करते हैं। प्रैक्टिकली जो भी काम हम करते हैं वो हमारा व्यवहार होता है, ठीक है। जबकि जो कुछ हम दिमाग में सोचते हैं, जो कुछ हमारे मन में हम धारण करते हैं और जिसे हम पसंद और नापसंद करते हैं, वो हमारी अभिवृत्ति को दर्शाता है। तो अभिवृत्ति का जो प्रकट रूप जो होता है वही दरअसल व्यवहार के रूप में सामने आता है। अब इनके बीच में रिलेशन की अगर मैं बात करूं कि अभिवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध होगा, तो दो ही प्रकार के संबंध हो सकते हैं। या तो आपका व्यवहार जो है वो आपकी अभिवृत्ति के अनुरूप हो सकता है, मतलब आप जो है जो कुछ सोचते हैं, जिस चीज को आप पसंद करते हैं, उसी को आप जो है अपने व्यवहार रूप में पालन भी करते हैं, उसे आप प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कई बार आप लोगों को देखते हैं कि उनकी सोच अलग होती है, उनकी पसंद अलग होती है, लेकिन उनका व्यवहार उसके बिल्कुल विपरीत होता है। तो ऐसा कब होता है और कब नहीं होता है, वही हमको इस टॉपिक के अंतर्गत जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुरूप व्यवहार कब, हम जो है अपनी अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार कब करते हैं, ठीक है। तो अनुरूप व्यवहार हम कब करेंगे, तो अनुरूप व्यवहार करने के लिए एकमात्र जो शर्त है, कोई भी व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति, अपने एटीट्यूड, जो उसका ज्ञान, जो उसकी समझ, जो उसका विश्वास है, जो कुछ उसने धारणा बना रखी है और जिन चीजों को वो भावात्मक रूप से पसंद करता है, उनके अनुकूल व्यवहार तभी करेगा दो शर्तों पर। पहली शर्त क्या है, जब ज्ञान की मात्रा अत्यधिक हो, या फिर हम कह सकते हैं आपको स्पष्ट ज्ञान हो, ठीक है, या फिर आपकी धारणा और विश्वास जो है वो अत्यधिक, बहुत ज्यादा स्तर पर जो है आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा स्तर पर जो है आपने अपना ज्ञान जो है उसको बनाया हुआ है। तो पर्याप्त रूप से आपको किसी चीज का ज्ञान है, ठीक है, पर्याप्त रूप से आप किसी वस्तु के बारे में, किसी कर्म के बारे में, किसी विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, पहली चीज अगर ऐसा है। और दूसरा, जब पसंद की मात्रा भी अधिक हो। तो ये जो दो परिस्थितियां हैं, पहला ज्ञान और दूसरा पसंद, ये जो दोनों ही पक्ष अगर किसी व्यक्ति में प्रबल होते हैं, दोनों ही पक्षों में व्यक्ति प्रगाढ़ होता है, अर्थात मान लीजिए कि आपको जो है चाय पीना, आप जानते हैं कि चाय क्या होती है, चाय पीने से क्या गुण लाभ या हानियां हैं, यह आप जानते हैं, और इसके साथ साथ आपको चाय पीना अत्यधिक पसंद है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप विपरीत से विपरीत अगर माहौल है तो भी व्यवहार में चाय पीना पसंद करेंगे, या फिर उसका व्यवहार रूप में आप प्रदर्शन भी करेंगे, भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, ऐसे बहुत से आपने एडवर्टाइज भी देखे होंगे या फिर वीडियोस आपने देखे होंगे कोरोना काल के दौरान, कि नशे की लत वाले कई लोग, जिनको जो है
जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने का या किसी को तंबाकू या किसी तरह की चीजें खाने की आदतें थी, तो उन लोगों ने क्या किया, आपने कई ऐसे दृष्टांत देखेंगे जहां पर उन्होंने बहुत महंगाई होने के बावजूद या लॉकडाउन के दौरान उनको बहुत महंगी रेट में चीजें मिलने के बावजूद उनका सेवन जो है वो किया था। हालांकि कई लोगों ने इन चीजों को उस समय उपयोग नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ज्ञान की मात्रा का जो है वो तो ठीक था, लेकिन जो पसंद की मात्रा थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, तो कैजुअली वो उनका यूज करते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है तो उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब कभी आपके ज्ञान की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ठीक है, पर्याप्त हो, आपको अच्छी तरह से पर्याप्त ज्ञान हो और उसके साथ साथ आपकी पसंद की मात्रा भी बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर हो, तो आप ऐसा व्यवहार करते हैं। जैसे कि कोई पर्वतारोही होता है, ठीक है, अब वो प्रत्येक जानकारी रखता है कि पर्वत पर जब वो चढ़ेगा तो उसे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, ठीक है, वहां पर क्या क्या चुनौतियां उसके लिए आ सकती है, उसका उसे बेहतर तरीके से ज्ञान है। लेकिन उसके बावजूद उसको साहसिक यात्राएं करना अत्यधिक पसंद है, ठीक है, उसने अपने मन में एक प्रगाढ़ अपने मन में जो है भावना उसके प्रति बना रखी है। तो ऐसी परिस्थिति में विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने पर भी वो अपने किसी पर्वतारोही अभियान जो है उसको छोड़ेगा नहीं, और अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने के बाद ही जो है अपने कार्य को पूरा करने के बाद ही जो है वो दम लेता है। तो ये चीज जो है अनुरूप व्यवहार को दर्शाती है एटीट्यूड के। जिस तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रशासन में भी डॉक्टर सुमित शर्मा है, आपने देखा होगा उनका लगभग हर महीने हर मतलब हर साल जो है 2 से 3 बार उनके ट्रांसफर्स हो जाते हैं। आप देखते हैं उनको कभी किस डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है, कभी किस में, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो अभिवृत्ति है, जो उनका एटीट्यूड है, वो उसी प्रकार का है जो कई साल पहले जॉब को ज्वाइन करने से पहले उनका रहा था। तो ये दर्शाता है कि उनमें ज्ञान की मात्रा भी पर्याप्त है अपने कार्यों के प्रति, और इसके साथ साथ उनकी पसंद भी यही है कि वे जो है चाहे कितनी भी उनको दुविधाएं आए, वे अपने एटीट्यूड के हिसाब से ही व्यवहार करेंगे। जबकि कई लोग सामान्यतः इसमें समझौता कर लेते हैं परिस्थितियों के अनुरूप, ट्रांसफर से होने वाली समस्याओं को और बाकी चीजों को देखते हुए, पसंद होते हुए भी, उनको ईमानदारी से कार्य करते हुए पसंद होते हुए भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो यह दर्शाता है आपकी पसंद और आपकी ज्ञान दोनों अगर प्रगाढ़ स्तर पे है तो आप क्या करेंगे, अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार करेंगे। इसका दूसरा पक्ष जो है उसके कई कारण निकलते हैं। तो दूसरा पक्ष है अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार कब करते हैं हम। अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार कब। तो कोई आपसे पूछ सकता है, परीक्षा में आपको प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, कि व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के विपरीत प्रभाव व्यवहार कब करता है, उदाहरण देकर के समझाइए। 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। मान लीजिए कि किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति जो है उसके, या फिर कह देगा किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी पसंद के विपरीत व्यवहार करता है, ठीक है। तो वहां पर आप लिख सकते हैं लगभग 6-7 इसके कारण हैं जिनको हम देख सकते हैं। सबसे पहले कारण की बात अगर हम करें, ठीक है, तो पारिवारिक और सामाजिक दबाव। सबसे पहला जो चीज आती है वो है आपके अभिवृत्ति का विकास करने वाले कारक भी यही होते हैं, और इन्हीं की वजह से तो पारिवारिक व सामाजिक दबाव सबसे पहली चीज होती है जिसकी वजह से व्यक्ति क्या करता है, अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करता है। आपने देखा होगा आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो अक्सर जो है दूसरे लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, खास करके जो आपके क्लोज रिलेटिव्स होंगे, आपके माता पिता होंगे, ठीक है, या आपका समाज के जो सदस्य होते हैं वो आपके लिए निर्णय लेते हैं। जैसे कि आपने जब 10th अपना क्लियर किया होगा तो उसके बाद आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, इसको लेने निर्धारित करने में आपके परिवार में आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई जो सफल व्यक्तित्व है उसका बड़ा योगदान हो सकता है। मतलब आपसे भी पूछा गया होगा लेकिन निर्णय पहले ही हो गया होगा। जैसे कि आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में पहला सीन जो आता है वो क्या आता है कि मेरा बेटा फरहान कुरैशी इंजीनियर, ठीक है। तो बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले ये निर्धारित कर लिया जाता है कि वो क्या बनने वाला है। ऐसा अनेक बच्चों के साथ होता है। हालांकि फिल्म के एंड तक जाते जाते हमको ये मैसेज मिलता है कि जैसा कोई व्यक्ति बनना चाहे उसे वो बनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो अब हमारे यहां पर क्या है कि पारिवारिक दबाव, क्योंकि हमारे मूल्य ही इसी तरीके से विकसित किए जाते हैं कि हम रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जो पाश्चात्य संस्कृतियां और जो समाज है, जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में आप देख सकते हैं
18 साल का जब बालक होता है तो उसके पश्चात उसे जो है पूरी उन्मुक्तता दी जाती है कि वो किस तरह से अपना जीवन जो है यापन करना चाहता है, क्या करियर ऑप्शन वो चुनना चाहता है। शायद इसीलिए आप देखते हैं कि अलग अलग जो एडवेंचरस जो फील्ड्स होते हैं उनमें ज्यादातर नाम आपको विकसित देशों में ही ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास करियर ऑप्शंस बहुत कम होते हैं और पहली जो प्रायोरिटी होती है वो वित्त जो है अर्जन की होती है कि हम धन अर्जन करें कैसे भी करके, तो उसके काबिल हम बने। खास करके नौकरियों के पीछे या फिर डिसेंट जॉब के पीछे भागने का काम ज्यादा था। रिसर्च और एक्सीलेंसी की ओर जाने का काम काफी कम जो है देखने को मिलता है। तो ये हो गया जैसे कि आपका हो गया शिक्षा। इसी तरह से रोजगार के समय कि आप क्या काम करेंगे, इसका निर्धारण भी आपके अलावा ही बाकी लोग कर लेते हैं अधिकतर मामलों में। कुछ साहसी लोग होते हैं जिनका अगर अभिवृत्ति के अनुरूप ही वो व्यवहार करना जानते हैं तो ऐसे में वो अपनी अभिवृत्ति के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमें विपरीत व्यवहार देखने को मिलता है। विवाह के मामले में तो अरेंज मैरिज आज भी भारत में प्रचलित है। और प्रचलित ही क्या है, मैं हूं, आप हैं, हम में से कई लोग जो हैं उनको अरेंज मैरिज की ओर ही जाना पड़ता है, क्योंकि समस्या क्या है कि हम परिवार के जो मूल्य हैं उनसे अभी तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए। भारतीय समाज जो है उसमें बदलाव तो हुआ है, लेकिन ये बदलाव अभी तक उन्मुक्तता की स्थिति पर नहीं पहुंचा है। अभी तक भी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का उतना ही महत्व देखने को मिल रहा है। तो शिक्षा, रोजगार, विवाह जैसी जो परिस्थितियां होती है उनमें हम अपनी अभिवृत्ति भले ही दूसरी हो लेकिन उसके विपरीत आचरण, जैसे कि आपकी जल्दी शादी करने की इच्छा नहीं है लेकिन उसके बावजूद परिवार का और समाज का बढ़ता कि आपका बच्चा बड़ा हो गया अभी तक शादी नहीं करेंगे, ये वो, तो कई बार जो है उस चीज को देखकर अच्छी लड़की नहीं मिल पाएगी, इस चीज को देख करके जल्दी शादी कर दी जाती है। तो ये एक पहला उदाहरण हो जाता है जब हम अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करते हैं। सेकंड जो टॉपिक इसमें आता है या सेकंड जो मुद्दा है वो क्या है, दंड और भय। ठीक है, दंड अथवा पुरस्कार। तो या तो दंड का भय अथवा पुरस्कार प्राप्त करने की आकांक्षा या इच्छा, इन दोनों स्थिति में भी आप क्या करते हैं, अभिवृत्ति के विपरीत। मैंने आपको उदाहरण दिए हैं जैसे कि हेलमेट। अब हेलमेट का प्रयोग हम कब करते हैं, हेलमेट का प्रयोग व्यक्ति अधिकतर उन परिस्थितियों में करता है जिस चौराहे पर जो है ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़ा होता है। ये सभी के लिए नहीं है, हम एक आम बात कर रहे हैं जहां पर कुछ लोग जो है इस तरह से अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। तो जहां पर भी दंड की आपको अनुमान होता है कि हाँ उस स्थिति में आपको दंड मिल सकता है, तो वहां पर आप अक्सर उससे बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दंड कानून जो है दंड का जो प्रयोग करता है वो इसीलिए करता है ताकि समाज नियंत्रित अवस्था में रहे और व्यक्ति ना चाहते हुए भी नियमों का पालन करने के लिए वहां पर बाध्य हो जाता है। ये दंड अलग अलग तरह के, कानून जो है इसी पर चलता है। अगर समाज में दंड और भय ना हो तो ऐसी परिस्थिति में जो है अराजकता फैलने की पूरी संभावना बन सकती है। इसीलिए हम नियंत्रित रहते हैं, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने में हमारी अभिवृत्ति के विपरीत जो है ये व्यवहार कराता है। ये नैतिक मूल्य या फिर जिनको कानून जो है उनके अनुसार व्यवहार करने में हमको सक्षम बनाता। नहीं तो व्यक्ति तो वैसे ही अपना, उसका मन तो एक समय चांद पर और दूसरे समय सूर्य पर होता है, तो हम तो तुरंत अपनी इच्छाओं को बदलते रहते हैं और इच्छाओं की पूर्ति असीमित है, उनको पूरा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इस तरह से हमारे व्यवहार को नियंत्रण में रखा जा सकता है। सेम इसी तरह से पुरस्कार भी हमारे जो नकारात्मक व्यवहार है उसको सकारात्मक बनाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पुरस्कार की प्राप्ति के लिए, सम्मान और यश की प्राप्ति के लिए भी काम करते हैं अपनी अभिवृत्ति के विपरीत। क्लियर है? तो पहला हो गया परिवार और सामाजिक दबाव और दूसरा हो गया आपके दंड अथवा पुरस्कार जो है उसकी स्थिति में। तो या तो आप परिवार और सामाजिक दबाव में आकर या कई बार दंड और पुरस्कार की स्थिति में इस तरह से व्यवहार करते हैं। तीसरा जो कारण इसमें सामने उभर के आता है वो है आपकी नीड्स। तीसरा क्या है? आवश्यकता की पूर्ति। जीवन में कई बार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी हमको जो है अलग तरह से व्यवहार करना पड़ता है। नहीं तो हर कोई बिना आईएएस बने कभी छोड़ता ही नहीं। ठीक है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक चांस देते हैं, दो चांस देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगता है कि नहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे में दबाव बढ़ने लगता है हमारे पास। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमको समझ में आती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको फिर मन मार करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस तरह से काम करना पड़ता है।
इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है मां की कोख से चोर बन करके या मां की कोख से गुनहगार बन करके पैदा नहीं होता है, समाज ही उसे गुनहगार बना देता है। इसका तात्पर्य है कि या तो समाज उसको संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाता है, ठीक है, जैसे कि बेरोजगारी की स्थिति में आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है, वैसी परिस्थिति में छात्रों को कई बार जो है अनैतिक मार्ग से जो रोजगार है उसको साधन को तलाशते हुए देखा गया है। ड्रग्स में, ट्रैफिकिंग जैसे कार्यों में, चोरी जैसे कार्यों में जो है बच्चों को संलग्न देखा गया है। चेन स्नैचिंग हो गया, साइबर फ्रॉड हो गए, ये सारे काम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। मैं कोई से सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं कि इसका मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन इनके पीछे अगर हम कहीं पर कॉज पर जाएं तो उसका कॉज जो है वो यही निकल करके आता है कि पहला जो सबसे बड़ा कारण किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का है वो है आर्थिक कारण। तो आवश्यकताओं की, नीड्स की पूर्ति। अभी नैतिकता की हम जब भी बात करते तो तब करते हैं जब पेट भरा होता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पेट भरा है तो बहुत अच्छे नैतिक सुविचार निकल करके आते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को 4 दिन से भोजन ना मिले, ठीक है, मान लीजिए अगर आप सबको किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए, 20-50 लोगों को, ठीक है, और आपको 4 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाए और उसके बाद आपके कमरे का गेट खोल दिया जाए और बाहर सारी दुकानें बंद है, तभी आप देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो कि है अपने हाथ में एक थैली लेकर जा रहा है जिसमें कुछ ब्रेड है। तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की क्या हालत होगी इसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति जो भूखा 4 दिन से था वो जाकर के उस पर टूट के पड़ेगा और लोग उसे प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से झगड़ भी लेंगे। तो ये वही है कि रूस की क्रांति जब हुई थी तो जो सर्वहारा वर्ग था 1917 में लेनिनग्राद की सड़कों पर भयंकर ठंड के दौरान, जहां एक और जो अधिकार प्राप्त बड़ा वर्ग था, ठीक है, बुजुर्गा वर्ग, उस वर्ग के पास में बड़ी मात्रा में जो है संसाधन थे, बड़ी मात्रा में ब्रेड्स वहां पर बन रहे थे। लेकिन दूसरी ओर युद्ध से थके हारे सैनिक और उनके साथ में मजदूर वर्ग, जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, उन्होंने उस परिस्थिति में विद्रोह कर दिया और वही अंततोगत्वा क्या बना, रूस की क्रांति का कारण, जिसने तत्कालीन शासन व्यवस्था को उखाड़कर फेंक दिया। क्लियर? तो आवश्यकता की पूर्ति एक महत्वपूर्ण कारण है। आज मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को इतना बढ़ा दिया है कि पर्यावरण तक को संकट जो है हमने उत्पन्न कर दिया है। तो अंततोगत्वा जाकर के जो सबसे बड़ी बात आती है वो है आपकी नीड्स, उनकी पूर्ति के लिए आप आपकी अभिवृत्ति के भी विपरीत व्यवहार करने को तैयार हो जाते हैं। क्लियर? तीसरा हो गया आवश्यकता की पूर्ति। चौथा कारण क्या हो सकता है? चौथा कारण है विकल्प की अनुपस्थिति। मान लीजिए आपके पास में कोई विकल्प ही नहीं है, किसी कार्य को करने के लिए आपके पास में एक ही विकल्प है कि भाई वो विकल्प आपके पास है, वही आपको करना है, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब सपोज कीजिए कोई आपके जो है कनपट्टी पर बंदूक रख के और आपको कहे कि आपको जो है ये कार्य करना है, तो अपनी मौत को सामने देख करके कोई भी व्यक्ति जो है ज्यादा आदर्शवादी बना हुआ नहीं रह सकता, अपनी अभिवृत्ति या अपने जो पसंद नापसंद है उसके हिसाब से व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि अंततः जब वो मर जाएगा तो ऐसे में फिर उसकी वो विचारधारा भी कहां से बनी रहेगी। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि हम भगत सिंह का उदाहरण ले सकते हैं, जो उनकी अभिवृत्ति थी उसी के अनुरूप उन्होंने अंत दम तक, मतलब फांसी के फंदे तक जाने तक भी उन्होंने अपना व्यवहार रखा था। इसी तरह से महात्मा गांधी जो है उन्होंने भी अपने अहिंसा के जो व्यवहार है उसको लंबे समय तक बनाए रखा। तो कारण वही है, अनुरूप व्यवहार तभी करते हो जब ज्ञान पर्याप्त और पसंद बहुत अधिक मात्रा में हो, तभी आप समान व्यवहार करते हो। तो जब आपके पास विकल्प की अनुपस्थिति हो, आपके पास विकल्प नहीं हो, उदाहरण के लिए आपको जो है साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है और 10वीं के बाद आप साइंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपके परसेंटेज बहुत कम रह गए, ठीक है, और आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आपके पास विकल्प नहीं है कि आप विज्ञान विषय ले पाए। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपको अन्य विषयों से ही संतोष करना पड़ेगा। इसी तरह से आप बनना तो आरएस चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए आप 2 या 4 या 5 बार ट्राई करने के बाद सेलेक्ट नहीं हो पाता है और ऐसे में आपको कोई छोटी नौकरी मिल जाती है, तो उस नौकरी को करने के अलावा आपके पास और कोई विकल्प ऐसी परिस्थिति में नहीं होता है। तो वो भी एक कारण बनकर के आता है कि जब कभी व्यक्ति के पास विकल्प की अनुपस्थिति हो तो ऐसी परिस्थिति में भी वो इस तरह से व्यवहार
विपरीत व्यवहार जो है वो करता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो है सामर्थ्य का अभाव। मतलब हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन करने की हमें क्षमता नहीं है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं अपने आप में कि मैं जो है जाकर के और राष्ट्रपति बनना चाहता हूं देश का, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए मुझ में वो योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, और अगर वो योग्यताएं मुझ में नहीं है तो ऐसे में मुझे बिना राष्ट्रपति बने ही रहना पड़ेगा। कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं उसेन बोल्ट को हरा दूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझ में उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो जब सामर्थ्य नहीं होता तो आप उसके जो है विपरीत व्यवहार करते हैं, आपकी इच्छाएं जो भी हो। उदाहरण के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि आप जो है आने वाली जो नई मूवी है जैसे कि 83 आएगी, वो आप देखना चाहते हैं, लेकिन जेब में आप देखते हैं कि आपके पास में थिएटर में जाकर देखने के पैसे नहीं है, तो आप घर पर ही उसे देख सकते हैं। आपका मन तो जो है रबड़ी खाने का कर रहा है, लेकिन आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, बिना रबड़ी के घर में जो बनने वाली दाल रोटी है उसी से काम चलाएंगे। तो सामर्थ्य का अभाव भी जो है कई बार आपकी अभिवृत्ति के, जो आप चाहते हैं, जिसमें आप विश्वास करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, उसके विपरीत व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देता है। तो सामर्थ्य का अभाव भी कई बार ये करता है। छठा जो कारण इसमें निकल करके सामने आता है वो है कोई भी आकस्मिक घटना। जीवन में होने वाली कई बार आकस्मिक घटनाएं भी जो है आपको प्रेरित करती हैं या फिर आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देती है। कई लोगों के जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जहां से उनका जीवन आमूलचूल रूप से परिवर्तित हो जाता है, उनकी अभिवृत्ति में भी बहुत तेजी से बदलाव आता है। जैसे कि कोरोना काल में कई लोग जिन्होंने अपने नए नए बिजनेस शुरू किए होंगे, लेकिन कोरोना आने की वजह से जब डिमांड मार्केट में कम हो गई तो उनमें से कई लोगों का जो है बिजनेस ठप हो गया होगा या उसके उन पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनको अपना उस बिजनेस को छोड़ करके कुछ और काम करने पड़े। जैसे कि कई जो शहर में रहने वाले लोग थे वो गांवों की ओर चले गए। तो अचानक से होने वाली इस घटना ने बड़ी मात्रा में लोगों को प्रभावित किया। अब कौन व्यक्ति जो है राजस्थान से बिहार तक पैदल यात्रा करना चाहता था, लेकिन हमने देखा कि बड़ी मात्रा में जो मजदूर लोग थे उनको पलायन करना पड़ा। क्यों? इसी तरह से बाढ़ आने पर कोई व्यक्ति अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, जमीन को नहीं छोड़ना चाहता, अपने गांव को प्रेम करता है, लेकिन ऐसे में क्या होगा कि जब बाढ़ अचानक से आ गई तो उससे क्या होगा, उसके विकल्प की अनुपस्थिति हो जाएगी उसके पास कि वो क्या करे, तो ऐसे में उसको वो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये एक आकस्मिक घटना का प्रभाव उसके लिए हो सकता है। या फिर जैसे बुद्ध के लिए, जब बुद्ध ने किसी वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, ठीक है, मरते हुए व्यक्ति को देखा तो उसका जो है पूरा का पूरा विचार बदल गया और उसने जो है उसके विपरीत व्यवहार किया। तो कहीं ना कहीं आकस्मिक घटनाएं भी हमारे व्यवहार में विपरीतता लाने में बड़ी जो है योगदान करती है। एक और जो कारण हम कह सकते हैं वो है कि हमारे दिमाग में चलती रहती है ना बात, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे। ये दो चीजें हैं। तो ये एक तरह से वैसे तो परिवार और सामाजिक दबाव में आ जाता है। तो हम इन चीजों को लेकर भी कई बार जो है अपनी अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करते हैं। जैसे कि हो सकता है आपका मन कर रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, घूमने जाएं, लेकिन आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। हो सकता है आपका कोई दोस्त उनमें से एक शराबी हो, हालांकि उसमें और कोई गुनाह नहीं हो, तो आप सोचेंगे कि उसके साथ जाने से लोग आपको शराबी कह सकते हैं या फिर आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। तो लोक लाज के भय से आप कई बार अपनी जो अभिवृत्ति है उसके विपरीत जो है जाकर के व्यवहार करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जब हम अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करते हैं। पारिवारिक और सामाजिक दबाव की स्थिति में, दंड और पुरस्कार की स्थिति में, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, विकल्प की अनुपस्थिति हो तब हम ऐसा करते हैं, सामर्थ्य का अभाव होने पर, यदि हम उस काम को करने के योग्य नहीं है या फिर हमें उतनी काबिलियत नहीं है, हमें उतना दमखम नहीं है, आकस्मिक घटनाएं होने पर जो कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है, और अंत में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, इस चीज को लेकर भी हम इस तरह से व्यवहार करते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा एक और टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। आप इसे लर्न करें और इनके नोट्स में आपको एक साथ जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक आप हमारी एप्लीकेशन पर अन्य कोर्सेज का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा। धन्यवाद।